एपिसोड 121 टू 125। अद्विक आकृति की सिसकियों को सुन और भी बेचैन हो उठा। उसने एकदम से आकृति को खुद की तरफ पलटा और तुरंत उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगा। वही आकृति के भी हाथ अद्विक के बालों में चले गए और वह अद्विक के किस को महसूस करने लगी। दोनों की ही आंखें बंद हो गई थी। चांदनी रात के में तारों के नीचे खड़े वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अद्विक किस करते हुए ही आकृति को उसके कमर से पकड़कर एकदम से उठा लिया और उसे लेकर बेड पर आ गया। इस बीच उनके किस नहीं ब्रेक हुई थी। उन दोनों के होंठ अभी भी जुड़े हुए थे। अद्विक ने आकृति को बेड पर लेटाया और उसी तरह उसे किस करता रहा। करीब 10 मिनट बाद अद्विक आकृति से दूर हुआ और अब उसके गले और कॉलर बोन पर किस करने लगा। आकृति ने कसकर बेडशीट को अपने हाथों में जकड़ लिया था। अद्विक ने धीरे धीरे आकृति की साड़ी के पल्लू को नीचे किया और उसके आकृति के ब्लाउज के ऊपर से ही उसे चूमने लगा, जिससे आकृति मचल उठी और वह सिसकारियां लेते हुए बोली, छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, ऐसा मत करिए। आकृति की भारी सांसों में निकली आवाजों को सुन अद्विक ने एक नजर आकृति की तरफ देखा और उसके होठों पर स्माइल आ गई, क्योंकि आकृति पूरी तरह से मचल रही थी। अद्विक ने धीरे धीरे आकृति के कपड़ों को निकालकर फर्श पर फेंक दिया और खुद के भी कपड़ों को निकालकर एक साइड रखा। फिर वही रखे ब्लैंकेट को खुद के ऊपर डाल लिया। अब दोनों ही एक दूसरे के बाहों में थे। अद्विक आकृति के पूरे बदन पर किस करने लगा। वहीं आकृति की पकड़ अद्विक के कंधे पर कस रहे थे। उसके नाखूनों के निशान अद्विक की पीठ पर बनते जा रहे थे। वहीं अद्विक धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर आ गया था। वह बड़े ही बेताबी के साथ आकृति को चूम रहा था, जिससे आकृति का बुरा हाल हो जाता है। अब उसके माथे पर पसीना था। कुछ देर बाद अद्विक धीरे से आकृति के चेहरे के पास आया और उसके होठों पर अपने होंठ रख लिया और आगोश में ले लिया। धीरे धीरे दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। आसमान में खिला चांद भी उनके प्यार की गवाही दे रही थी। चारों तरफ उनकी प्यार की खुशबू फैली हुई थी और दोनों ही बेताबी से आज एक दूसरे के हो गए थे। वो दोनों जिस्म से ही नहीं, आज रूह से भी एक हो गए थे। सही महीने में आज उनकी मोहब्बत मुकम्मल हुई थी। आधी रात तक उनके बीच प्यार का सिलसिला चलता रहा। दोनों ही आज पूरी तरह से एक दूसरे में समाये हुए थे। कोई किसी को नहीं रोक रहा था और आज तो दोनों की ही मर्जी थी। शायद आकृति भी इस पल का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी और अद्विक तो पहले से ही बेताब था आकृति को अपना बनाने के लिए। सुबह के करीब 4 बजे अद्विक आकृति के बगल में आकर लेट गया। जहां आकृति के चेहरे पर थकान के भाव थे, वहीं अद्विक के चेहरे पर एक अलग ही सेटिस्फैक्शन और सुकून दिखाई दे रहा था। इस वक्त दोनों ही पसीने से तरबतर थे। अद्विक कुछ सेकंड तक सीधा लेटा रहा, फिर एकदम से उसने अपने हाथों को आकृति के कमर में डाला और उसे खुद के करीब खींच लिया। अद्विक ने आकृति को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वही आकृति अब तक बहुत थक चुकी थी। वह अपनी उंगलियां तक भी नहीं हिला पा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी, इसलिए अद्विक जो कर रहा था वह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। अद्विक के ऐसे खींचने पर आकृति उसके सीने से लग गई। उसका एक हाथ धीरे से अद्विक के सीने पर आ गया। उसने अपने चेहरे को अद्विक की बाहों में रख लिया। अद्विक प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, थैंक यू आकृति, मुझे ये हसीन पल देने के लिए। आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। मेरे लिए अगर कोई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो वह हो तुम। तुम नहीं होती तो शायद अब तक अद्विक सिंह राठौर कब का इस दुनिया से जा चुका होता। ये सब बोलते हुए अद्विक के चेहरे पर एक अलग ही भाव थे। उसकी आंखों में आकृति के लिए बेशुमार मोहब्बत दिखाई दे रही थी। वहीं आकृति तो अब तक थक कर सो चुकी थी। अद्विक की नजर अचानक से आकृति के चेहरे पड़ी। उसके चेहरे पर थकान के भाव देख अद्विक के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसके होठों के किनारे मुड़ गए। फिर वह धीरे धीरे उसके कमर को सहलाने लगा। उसी तरह आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए ही अद्विक में धीरे धीरे नींद की बाहों में समा गया। वहीं दूसरी तरफ विवेक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वह उस लड़की को अपने बाहों में भरते हुए बोला, जब से देखा था
तब से तुम्हें पाने के लिए बेताब हो गया था। तुम्हारी खूबसूरती मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे। आखिरकार आज की रात मैंने तुम्हारे साथ रंगीन कर ही लिए। ये बोलते हुए विवेक ने उस लड़की को कसकर अपने बाहों में जकड़ लिया। वही वह लड़की दर्द से कराह उठी। उसकी कराहने की आवाज सुनकर विवेक के होठों पर तिरछी स्माइल आ गए। वैसे तुम्हारी यह कराहने की आवाज मुझे एक बार फिर से बेचैन कर रहे हैं। मेरे अंदर के डिजायर को बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। पर मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को रोक रखा है। ये बोलते हुए विवेक अपनी नशीली निगाहों से अपनी बाहों में सिमटी हुई लड़की की तरफ देखने लगा, जो कि किसी खरगोश की बच्चों की तरह मासूम और प्यारी सी लग रही थी। एक बार फिर से विवेक उसके ऊपर आया और उसके साथ इंटीमेट होने लगा। एकदम से विवेक की आंखें खुली और वो उठकर बैठ गया। उसने ध्यान दिया तो वो सोफे पर सो रहा था। उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी। अचानक उसकी नजर बेड पर सो रही लड़की पर गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। वो खुद के सिर पर मारते हुए बोला, इसका मतलब ये सब कुछ जो हुआ वो सब सिर्फ मेरा एक सपना था। मैं भी ना जाने क्या क्या सपने में देखता हूँ। पर जो भी हो, इस लड़की में कुछ तो बात है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है, और मैं जब जब इस लड़की को देखता हूँ मेरे अंदर का डिजायर जाग उठता है। अब तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सारी हदें पार कर जाऊं। इतने सालों तक टीना के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी मुझे कभी टीना के साथ वो फीलिंग नहीं हुई जो मुझे इस लड़की को देखकर हो रहा है। यह क्या हो रहा है मुझे? इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है इस लड़की को मुझे पाना है। मुझे इसके साथ अपनी रातें रंगीन करनी है। ये सब बोलते हुए विवेक की आंखों में एक जुनून और पागलपन दिखाई दे रहा था। ये जुनून और पागलपन किसी और के लिए नहीं, जिया के लिए था, जो कि अभी बेड पर बड़े ही आराम से सुकून से सो रही थी। कुछ देर बाद विवेक सोफे पर से उठा और चलकर बेड के पास गया। उसकी गहरी निगाहें जिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अपने आंखों से ही उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा हो। जिया ने इस वक्त सिंपल सा येलो कलर का सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल पिलो पर बिखरे हुए थे। वो खुद में ही सिमट कर सो रही थी। सोते हुए वह इस वक्त वो बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। उसका छोटा सा चेहरा अलग ही चमक रहा था। उसे इस तरह से देखते हुए विवेक अब खुद को रोक नहीं पाया और न जाने कब वो नीचे झुका। फिर उसने धीरे से जिया के फोरहेड पर किस कर लिया। उसकी नजरें जिया के गुलाबी होठों पर गए। उसके गुलाबी होठों को देखकर विवेक अपना सलाइवा निगलने लगा, लेकिन वो उसके होठों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसके अंदर जिया के होठों को देख अंदर से एक तलब उठी थी। वो एकदम से जिया के होठों के करीब पहुंचा, पर अभी वो जिया के होठों को अपने होठों से छू पाता उसी समय अचानक से जिया की आंखें खुल गई। विवेक को अपने इतने करीब देख जिया की डर के कारण एक चीख निकल गई। वही विवेक भी जिया को चीखते देख झट से जिया से दूर हो गया। वही दूसरी तरफ सूरज की किरणें जब आकृति के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। आकृति ने जैसे ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें सीधे अद्विक की नजरों से जा टकराई। अद्विक अपने एक हाथ को सर के नीचे किए बड़ी ही स्टाइल के साथ आकृति के चेहरे को निहार रहा था। वो ना जाने कब से ऐसे ही आकृति को देख रहा था। आकृति को उठते देख वो मुस्कुराया और अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाकर आकृति के गालों को रब करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग वाइफी। इतना कहकर अद्विक नीचे झुका और आकृति के फोरहेड पर फिर तुरंत उसके होठों पर किस कर लिया। अद्विक के ऐसा करने से आकृति शर्मा गई और वो अपनी पलकों को नीचे झुकाए हुए बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। अद्विक आकृति की तरफ देखकर बोला, वाइफी कितनी बार बोला है मैंने, मुझे ऐसे सूखा सूखा मॉर्निंग विश नहीं चाहिए। आकृति भी जैसे अद्विक की बात समझ गई और वो अपनी पलकें झुकाए हुए ही बोली, पर मुझे तो ऐसे ही आता है। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। इतना कहकर आकृति झट से उठ गई, पर तभी उसे एहसास हुआ कि अभी वो किस हालत में है। अभी उसकी बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे।
और अचानक झटके से उठने के कारण उसके ऊपर पड़ा ब्लैंकेट भी नीचे खिसक गया था, जिससे उसके उभार हल्के हल्के नजर आने लगे थे। अद्विक की नीली नजरें आकृति पर ठहर गए। जैसे ही आकृति ने ये महसूस किया, वो जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बड़बड़ाई, बेशर्म इंसान। जिससे अद्विक मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ जाओ ना वाइफी, मुझसे दूर जाने वाले थी ना, वैसे ही जाओ जाओ। देखिए मुझे परेशान मत करिए, जल्दी से मेरे कपड़े दे दीजिए ना, मैं ऐसे कैसे बाहर जा सकती हूँ। अद्विक अपने कंधे उचका दिया और आराम से बेड पर लेटते हुए बोला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ये तुम जानो, मैं तुम्हें कपड़े नहीं देने वाला। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। आकृति समझ गई थी कि अद्विक क्या कह रहा है, पर वो फिर भी उसे इग्नोर करते हुए बोली, देखिए सुबह हो गया है और अब तक तो ओहान भी उठ गया होगा, वो हम लोगों के लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। प्लीज इस मजाक को बाद में कर लीजिएगा, वैसे भी कल रात आपने मुझे बहुत परेशान किया है। वही तो वाइफी, मैं भी बोल रहा हूँ, अब तक हमारा बेटा उठ गया होगा और वो हमें ढूंढ रहा होगा। अगर उसे हम लोग नहीं मिलेंगे तो वो रोने लगेगा, इसलिए जल्दी से तुम मेरी बात मान लो और फिर मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगा। अद्विक की जिद देखकर आकृति ने मुंह बनाई और बोली, आप बहुत जिद्दी हैं, मुझे नहीं पता था कि आप इतने जिद्दी हैं। अद्विक मुस्कुराया और बड़े ही स्टाइल में अपने बालों में एक हाथ घुमाते हुए बोला, और तुम तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी हो वाइफी, कब से बहस कर रही हो, लेकिन मेरी सिंपल सी बात नहीं मान रही हो। अब बताओ कौन ज्यादा जिद्दी है। अब आकृति अद्विक के ताने को सुनकर थोड़ा नाराज हो गई। फिर एकदम से वो अद्विक की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ कर ली। अद्विक आकृति को ही देख रहा था। उसी समय अद्विक अपने होठों को उसके होठों के करीब लाई और अचानक से उसके होठों पर किस कर लेती है। आकृति के अचानक ऐसा करने से अद्विक की आंखें हैरानी से फैल गए। आकृति बड़े ही पैशनेटली अद्विक के होठों पर किस कर रही थी, लेकिन अद्विक को इस वक्त बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि आकृति को किस करने नहीं आ रहा था। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अद्विक के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी, लेकिन अद्विक हंसा नहीं। वो उसी तरह बेड पर लेटा रहा और आकृति जो कर रही थी वो उसे करने दे रहा था। कुछ देर बाद आकृति अद्विक से दूर हुई। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, शर्म से उसका बुरा हाल था। उसने अपने पलकों को नीचे झुका रखा था। वही अद्विक आकृति के अलग होते ही एकदम से उसके ऊपर आ गया। आकृति जो कि अभी खुद को संभाल नहीं रही थी, ऐसे अचानक अद्विक के ऊपर आने से घबरा गई। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वही अद्विक अपने होठों पर स्माइल लिए उसकी तरफ देख रहा था। वो आकृति की तरफ देखते हुए बोला, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफी इतनी स्वीट है, ऊपर से मेरा ये चॉकलेट और भी ज्यादा टेस्टी है। आकृति अद्विक की कही हुई बातें नहीं समझ पा रही थी। वो कंफ्यूज भरी नजरों से अद्विक की तरह देख रही थी। वही अद्विक आकृति के कंफ्यूजन को समझ गया और नीचे झुका फिर अपनी टंग को बाहर निकालकर आकृति के होठों के चारों तरफ घुमा दिया, जिससे आकृति कांप उठी। अद्विक हल्की स्माइल के साथ बोला, यही तो है मेरा चॉकलेट, जिससे मैं हमेशा लिक करना चाहता हूँ। मेरा चॉकलेट आइसक्रीम जो कि मेल्ट होने पर मुझे और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। आकृति ने जैसे ही अद्विक की बात सुनी, वो उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी, पर वो अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। ये देखकर अद्विक को मन ही मन बहुत हंसी आ रहा था। वो धीरे से अपने हाथों को आकृति के लोअर पार्ट के पास ले गया, जिससे आकृति चौंक गई और वो एकदम से अद्विक के हाथों को पकड़ लेती है। तभी अद्विक स्माइल करते हुए आकृति के कानों के पास जाकर धीरे से फुसफुसाकर कुछ बोला, जिसे सुन आकृति तो हैरान हो गई। वो अपने शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ अद्विक की तरफ देखते हुए बोली, ईहो कितने बेशर्म हैं आप, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे हैं। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए और मेरे कपड़े दीजिए। ये सब बोलते हुए आकृति अजीब अजीब सा मुंह बना रही थी, जिसे देखकर अद्विक को बहुत मजा आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। वो तेज तेज हंसने लगा। अद्विक को इस तरह से खुलकर हंसते देख आकृति बस उसे देखते रह गई, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था।
जब अद्विक उसके सामने इतना खुलकर हंस रहा था। वैसे भी अद्विक बहुत कम हंसता था, पर जब से उसे आकृति से प्यार हो गया था, तब से वो हंसने लगा था। आकृति बस झील जैसी गहरी निगाहों से अद्विक की तरफ देख रही थी। वही अद्विक खुलकर हंस रहा था। अचानक से अद्विक नीली नजरें आकृति पर गई, तो वो उसके गालों पर रब करते हुए बोला, आकृति यू सो क्यूट एंड सो इनोसेंट। यू नो वॉट, तुम्हारी यह क्यूटनेस और इनोसेंट ही तो मुझे तुम्हारे करीब आने पर मजबूर करते हैं। ये बोलते हुए अद्विक आकृति को उसके कमर से पकड़ खुद की बाहों में कसकर जकड़ लिया। अद्विक इतना कसकर आकृति को जकड़ा था, जैसे मानो वो अपनी पकड़ आकृति पर जरा सा भी ढीली करेगा तो आकृति उससे दूर भाग जाएगी। वही आकृति की तो सांस फूल रही थी। वह कसम साते हुए बोली, आज छोड़िए। क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे। एक तो पहले ही आपने मुझे कल रात बहुत दर्द दिए, अब इस बार अब और नहीं। मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा मेरा वेट कर रहा होगा। आकृति के ऐसा बोलने पर अद्विक अपनी पकड़ ढीली कर दिया। फिर वो आकृति के पूरे चेहरे पर किस करने लगा। एक पल के लिए आकृति भी उसमें खो गई। वही अद्विक ब्लैंकेट को खुद से कवर कर लिया और आकृति के गले और कॉलर बोन पर किस करने लगा। आकृति ने कसकर बेडशीट को अपने मुट्ठी में भिंच लिया। उसने अपनी आंखों को भी कसकर बंद कर लिया था। वही अद्विक के होंठ अब धीरे धीरे आकृति के बॉडी पर चुमने लगे थे। पर इससे पहले कि अद्विक आगे बढ़ता, अचानक से उसका फोन बजने लगा। फोन के रिंग की आवाज को सुनकर अद्विक ने तो इग्नोर कर दिया, लेकिन आकृति, जो कि अब तक मदहोश हो चुकी थी, वो तुरंत अपने सेंस में वापस आ गई और अद्विक को दूर करते हुए बोली, पिक करिए, क्या पता कोई जरूरी कॉल हो। अद्विक उसी तरह आकृति के गाल पर किस करते हुए बोला, छोड़ो ना वाइफी, इग्नोर करो उसे। इतना कहकर वो आकृति के दोनों उभारों को बेतहाशा चूमने लगा। फोन पूरा बजकर कट हो गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही एक बार फिर फोन तेज तेज बजने लगा। इस बार आकृति ने अद्विक को जबरदस्ती खुद से दूर धकेल दिया, जिससे अद्विक बेड के दूसरी साइड जा गिरा। अद्विक अपनी आंखें छोटी कर आकृति को घूरने लगा। वही जैसे ही आकृति ने अद्विक को दूसरी साइड गिरा पाया, तो उसने अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, सॉरी सॉरी, पर वो आपका फोन बज रहा था कब से, प्लीज आप एक बार देख लीजिए, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो। अद्विक आकृति को उसी तरह घूरते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाया और फोन को लेकर कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला गया, जिसे सुनकर अद्विक तुरंत बोला, ओके आई एम कमिंग। अपनी बात बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और बिना आकृति की तरफ देखे तुरंत बेड से नीचे उतर गया। अद्विक ने फर्श पर गिरे आकृति के कपड़ों को उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। इस बीच उसने एक बार भी आकृति की तरफ नहीं देखा। वही आकृति अभी भी अद्विक को ही देख रही थी। वो अद्विक के इस तरह से इग्नोर करने पर थोड़ा उदास हो गई। वो समझ गई कि अद्विक उससे नाराज हो गया है। वहीं अद्विक ने तुरंत अपना ट्राउजर पहना और अपने शर्ट को पहनकर वही एक साइड पीट करके खड़ा हो गया। आकृति ने भी जल्दी से अपने कपड़े पहने। वो कपड़े पहनते समय भी अद्विक को ही देख रही थी। अद्विक के विला का टेरेस काफी लंबा था, इस कारण आसानी से कोई भी इंसान कपड़े चेंज कर सकता है और कोई उन्हें अपने टेरेस से देख भी नहीं सकता। जैसे ही आकृति तैयार हो गई, अद्विक तुरंत वहां से जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिया, पर इससे पहले कि टेरेस के डोर के पास पहुंचता, आकृति एकदम से आगे बढ़कर अद्विक को पीछे से गले लगा लेती है। अद्विक बिल्कुल चौंक गया और उसके कदम अपने आप ही रुक गए। तभी उसे अपने पीठ पर कुछ गीलापन सा महसूस हुआ। उसे समझने में देर नहीं लगी कि आकृति रो रही है। ये मुड़ा और आकृति के हाथ को पकड़ खुद के करीब खींच लिया, जिससे आकृति सीधे उसके सीने से लग गई। अद्विक ने आकृति के छोटे से चेहरे को अपनी एक उंगली से ऊपर उठाया। आकृति की आंखें आंसुओं से भरे देख उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ वाइफी? क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? क्या कहीं चोट लग गई है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? सॉरी वाइफी, मैं हूं ही ऐसा, मैं क्या करूं? मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाता और फिर जानवर बन जाता हूं। आई एम सॉरी वाइफी, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा।
आकृति अद्वैत की बात सुनकर कुछ नहीं बोली। आकृति को ऐसे चुप देखकर अद्वैत को और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी। उसने प्यार से उसके गालों को अपने गालों से टच करके एक बार फिर से उससे पूछा, वाइफी क्या हुआ है? बताओ मुझे, कहाँ दर्द हो रहा है, दिखाओ मुझे। आकृति तुरंत बोली, आई एम सॉरी। आकृति की बात सुनकर अद्वैत चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकृति उसे सॉरी क्यों बोल रही है। वही अभी भी आकृति की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अद्वैत ने उसके आंखों से बाहर आए आंसुओं को साफ किया और उससे बोला, पहले तो तुम रोना बंद करो और फिर मुझे बताओ क्यों रो रही हो तुम, और सॉरी किस लिए मुझे बोला। आकृति बड़े ही मासूमियत के साथ अद्वैत की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझसे नाराज हो गए हो ना, इसलिए मैंने आपको सॉरी बोला। जैसे ही अद्वैत ने ये सुना उसे हंसी आ गई। वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और आकृति उसकी एक्टिंग में फंस गई थी। अद्वैत ने आकृति के कमर पर अपनी पकड़ बना लिया और उसे खुद के करीब खींच लिया। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। अद्वैत हल्का मुस्कुराते हुए बोला, वाइफी तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? तुम्हें पता है मैं मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। आकृति मुड़ी और बोली, अच्छा तो आप मजाक कर रहे थे? और आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे थे? आपको पता है ना कि ऑलरेडी मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूँ और आपको मजाक सूझ रही है। जाए, मुझे आप हमसे बात ही नहीं करनी। इतना बोलकर वो खुद को अद्वैत से छुड़ाने लगी। तभी अद्वैत हंसते हुए बोला, तुम तो नाराज हो गई मुझसे। अच्छा चलो, आई एम सॉरी। अब से मैं ऐसा मजाक नहीं करूंगा। आकृति किसी छोटे बच्चों की तरह अपने नाक को फुलाते हुए अद्वैत को घूर कर देखकर बोली, पक्का अब दोबारा ऐसा मजाक नहीं करोगे? अद्वैत आकृति के नोज पर अपने नोज को रब करते हुए एक हल्की स्माइल के साथ बोला, पक्का वाइफी, पक्का नहीं करूंगा मैं ऐसा मजाक फिर कभी। ये सुनकर आकृति बोली, ठीक है, चलिए मैंने आपको माफ किया। इतना कह वो बच्चों की तरफ अपने में नाक को रगड़ने लगी। ये देखकर तो अद्वैत खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और एक बार फिर से वह तेज तेज हंसने लगा। आकृति कुछ बोलती उससे पहले ही एकदम से अद्वैत ने आकृति की तरफ झुककर उसके होठों पर किस कर लिया। आकृति तो शर्म से अपनी नजरों को नीचे झुका लेती है। वही अद्वैत ने तुरंत ही आकृति को अपने गोद में उठाया, फिर उसे लेकर अपने साथ सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद अद्वैत आकृति को अपने गोद में लिए रूम में आया। आकृति तो बहुत शर्मा रही थी, क्योंकि अद्वैत ने उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था। उसे यही डर लग रहा था कि कहीं कोई उन्हें इस तरह से देख ना ले। पर शुक्र था कि उस वक्त वहां कोई नहीं था। जैसे ही अद्वैत आकृति को लेकर रूम में आया, दोनों की नजरें अपने बेटे पर गई। ओहन अभी भी मस्त पैर और हाथों को फैलाए हुए पेट के बल सो रहा था। ये देखकर उन दोनों की होठों पर स्माइल आ गई। तभी अद्वैत ने अपने पैरों से रूम का डोर धीरे से क्लोज कर दिया और आकृति को उसी तरह अपनी गोद में लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ये देखकर आकृति तुरंत बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए, मैं फ्रेश हो जाऊंगी। आकृति की बात सुनकर अद्वैत के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई, जिसे देख आकृति की आंखें हैरानी से फैल गई। वो उसके सीने पर अपने नाजुक हाथों से मारते हुए बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझे आप? जाइए चुपचाप यहाँ से, मैं फ्रेश होकर आ जाऊंगी। ये सुनकर अद्वैत आकृति के कानों के पास झुककर बोला, नहीं, वैसे तुमने ऊपर मुझे कुछ नहीं करने दिया, पर अब मुझे तुम नहीं रोक सकती, क्योंकि जो काम ऊपर अधूरा रह चुका है वो मैं यहाँ करना चाहता हूँ। जैसे ही आकृति ने ये सुना वो हैरान हो गई। आकृति मन ही मन बोली, कल रात इन्होंने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया और अब सुबह भी जो भी हो मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। न जाने इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं। वही अद्वैत आकृति की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मानो वो उसके मन की बात समझ गया है। वो उसी तरह स्माइल करते हुए वॉशरूम के अंदर आकृति को लेकर गया और वॉशरूम का डोर एकदम से बंद कर दिया। आकृति फिर से छटपटाते हुए बोली, देखिए आप मुझे नीचे उतार दीजिए, वरना मैं शोर मचाऊंगी और फिर हमारा बच्चा उठ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अद्वैत आकृति की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम कितनी भोली हो ना,
वैसे तुम्हें क्या लगता है अभी तुम शोर मचाओगी और हमारा बेबी उठ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, आखिर हमारा बच्चा भी तो चाहता है कि उसके मॉम डैड अपने रोमांस को कंटिन्यू करें और जल्दी से उसके लिए एक छोटा सा भाई या बहन लेकर आए। ये सुनकर आकृति झट से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे और कोई बच्चे भी नहीं चाहिए। अभी हमारा बच्चा खुद ही बहुत छोटा है। अद्विक आकृति को उसी तरह गोद में लिए बाथटब में आकर बैठ गया। आकृति फिर से उसे खुद से दूर धकेलने लगी, लेकिन अद्विक ने एकदम से आकृति के कपड़ों को निकालकर वॉशरूम के फर्श पर फेंक दिया, जिसे देखकर आकृति की तो सांसें ही भारी हो गई। वहीं अद्विक के हाथ धीरे धीरे आकृति के बॉडी पर घूमने लगे, पर इससे पहले कि अद्विक आगे बढ़ता, आकृति ने एक बार फिर से उसके हाथों को एकदम से पकड़ लिया। ये देख अद्विक उसे घूरने लगा। वही आकृति आंखें बड़ी किए बड़ी मासूमियत के साथ उसे मना करने लगी, पर अद्विक इतनी आसानी से मान जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। उसने तुरंत अपने दूसरे हाथ से आकृति के हाथ को अपने हाथ पर से हटा दिया। आकृति फिर से उसे मना करते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे पहले से ही बहुत दर्द हो रहा है। आकृति की बात सुनकर अद्विक ने एकदम से उसे कमर से पकड़ खुद के करीब खींच लिया और उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए बड़े ही प्यार से बोला, प्लीज ना करने दो ना, मेरा बहुत मन है वाइफी। मैं इस बार बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं होऊंगा, मैं सब कुछ बहुत ही प्यार से करूंगा। पक्का तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बस थोड़ा सा प्लीज मान जाओ ना वाइफी। ये बोलकर अद्विक आकृति की यलौब को शक करने लगा। आकृति तो हैरानी से अद्विक को देख रही थी कि ये कितना चालू और चंट है, कैसे अपना काम निकलवाने के लिए इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। आज से पहले तो अद्विक ने कभी भी उससे इतने प्यार से बात नहीं किया। वो मन ही मन बोली, चालू चंट बीस्ट कही के। इससे पहले आकृति अद्विक से कुछ कहती, अद्विक धीरे धीरे आकृति के कानों, गले और कलर बोन पर अपने होंठ चलाने लगा। अद्विक के ऐसा करने से आकृति बेचैन होने लगी, फिर भी हिम्मत करके खुद पर कंट्रोल किया और अद्विक को खुद से दूर करने लगी। लेकिन अद्विक नहीं माना। वो आकृति के कानों में बोला, मान जाओ ना वाइफी। ये बोलते हुए उसने अपने चेहरे को आकृति के चेहरे के पास ले गया और आकृति के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अब आकृति बिल्कुल सुन्न हो गई और ना चाहते हुए भी वो अद्विक में खोने से खुद को रोक नहीं पाई। वही अद्विक ने मौके का फायदा उठाया और खुद को एडजस्ट करके एकदम से आकृति के आगोश में समा गया। आकृति की हल्की सी चीख भी उसके गले में ही दब कर रह गए और एक बार फिर से वो दोनों अपने प्यार की अलग ही दुनिया में खो गए। पूरे वॉशरूम में दोनों की तेज तेज सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। बाथटब में बैठे हुए दोनों आज एक अलग ही दुनिया में थे। अद्विक की पकड़ आकृति के कमर पर कसे हुए थे और उसके होठ आकृति के पूरे बॉडी पर घूम रहा था। दोनों के ही ऊपर मदहोशी छाई हुई थी और अद्विक आज अपनी और आकृति के बीच इतने दिनों की दूरियों को मिटा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अद्विक अपनी सारी कसर निकाल लेना चाह रहा हो, जो वो दोनों इतने समय से दूर थे उनका। वही आकृति भी अद्विक के प्यार में पूरी तरह से खो गई थी। आखिरकार अद्विक ने आकृति को अपने प्यार में पूरी तरह से डुबा दिया था। आकृति भी तो अद्विक से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, तो भला वो कब तक खुद के ऊपर कंट्रोल कर पाती। इस कारण अब उन दोनों को ही किसी चीज का कोई होश नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे के अंदर बेड पर एक लड़की किसी छोटे से खरगोश के बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो रही थी। उसके चेहरे पर बहुत सारी मासूमियत थी और उसके चेहरे पर सुकून के भाव भी साथ में दिखाई दे रहे थे। उसकी होठों पर एक हल्की स्माइल थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई खूबसूरत सपना देख रही हो। इस समय उस रूम के अंदर एक लड़का आया। वो लड़का चलते हुए बेड के पास आया और उसकी नजरें बेड पर सो रही उस लड़की पर ठहर गई और उस लड़की की मासूमियत को देख उस लड़के के होठों पर स्माइल आ गए। वो लड़का धीरे धीरे चलकर उस लड़की के बिल्कुल करीब पहुंचा और बेड पर जाकर बैठ गया। फिर वह अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर उस लड़की के गालों को सहलाया और नीचे झुककर उसके होठों पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी, ओपन योर आइज। अब उठ भी जाओ, कितना सोओगी। वही वह लड़की नींद में कसम साते हुए बोली, छोड़ो ना, मुझे सोने दो ना डोरेमोन।
क्यों परेशान कर रहे हो? उस लड़की की कही बात को सुन उस लड़के की आंखें सख्त हो गए। वो यही सोच रहा था कि आखिर ये लड़की किसको डोरेमोन बुला रही है। वो अब गुस्से से अपने सख्त हाथों से उस लड़की की गालों को थोड़ी सख्ती से दबाते हुए बोला, हेलो हेलो बेबी उठो। ये डोरेमोन कौन है? बताओ मुझे ये डोरेमोन कौन है? अचानक ही उस लड़की को कुछ अजीब महसूस हुआ। वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है तो सामने बैठे लड़के को देख उसकी चीख निकल गई। तभी वो लड़का उस लड़की की तरफ झुकने लगा तो वो लड़की एकदम से उस लड़के को दूर धकेल दी और खुद को ब्लैंकेट से चारों तरफ से कवर करते हुए सिकुड़ कर बैठ गई। फिर अपनी सहमी हुई आवाज में बोली, तू माँ तुम यहाँ, वह भी मेरे घर पर, वो भी सुबह सुबह तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? निकालो मेरे घर में से। वो लड़का उस लड़की के चिल्लाने पर भी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। वो अपनी आंखें सर्द करते हुए थोड़े गुस्से में बोला, मैंने तुमसे पूछा बेबी कि ये डोरेमोन कौन है? अब वो लड़की भी नहीं समझ पा रही थी कि ये लड़का क्या पूछ रहा है। तभी वो बोली, देखिए मिस्टर खन्ना, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझसे दूर रहा करिए और अभी के अभी मेरे घर से जाइए, वरना मैं शोर मचाकर सबको यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा, समझे आप? उस लड़की की बात पर वो लड़का अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध लिया और बोला, तो ठीक है, बुलाओ तुम सबको, मैं भी देखूं तुम किसको बुलाती हो, और जब सब आएंगे तो वो किसे गलत कहेंगे, मुझे या तुम्हें? वो लड़की डर गई और बोली, देखिए मिस्टर खन्ना, आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। तभी वो लड़का एकदम से उस लड़की के बिल्कुल करीब पहुंच गया और बोला, अभी तक तो नहीं उठाया पर अब जरूर उठाऊंगा बेबी। इतना कहकर उस लड़के ने तुरंत ही उस लड़की के होठों पर किस कर लिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि उस लड़की को पता भी नहीं चला कि क्या हो गया। वो लड़की अभी कुछ बोलती उससे पहले ही वह लड़का बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम मुझे घर से जाने के लिए बोलोगी, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज माई रूम और ये मेरा घर है, ना कि तुम्हारा। तुम मेरे घर पर हो, मेरे रूम में मेरे बेड पर सो रही हो। क्या मैं यहाँ कैसे आई? ये बोलते हुए अचानक ही उस लड़की को कल रात का सब कुछ याद आने लगा। कैसे वो पार्टी से बाहर निकल रही थी तो अचानक ही उसके मुंह पर किसी ने रुमाल रखकर बेहोश कर दिया था। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं। लड़की गुस्से से बोली, मिस्टर खन्ना, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। अब आप मुझे किडनैप करके यहाँ लाया है। आप बहुत बुरे हैं। इतना कहते हुए वो लड़की उस लड़के के सीने पर अपने नाजुक हाथों से मारने लगी। वहीं वो लड़का उस लड़की के ऐसा करने से उसे बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था, बल्कि उसे तो उसके मारने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब तक तो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये लड़का और ये लड़की कौन है। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं, ऋतिक खन्ना, और वो लड़की मेघा है। मेघा अभी भी लगातार ऋतिक के सीने पर मार रही थी। अचानक से ऋतिक मेघा के दोनों हाथों को पकड़ लिया और इस लेकर बेड पर लिटा दिया। वो मेघा के दोनों हाथों को बेड पर दबा दिया। मेघा छटपटा रही थी, लेकिन ऋतिक ने उसके हाथों को नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी पतली पतली उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा लिया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, नो बेबी, अब तुमने मुझे पनिश कर दिया है, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें पनिश करूं। मेघा आंखें दिखाकर बोली, पनिश मैंने क्या किया है? गलती आपने की थी। आपने मुझे किडनैप किया, मैंने नहीं कुछ किया आपके साथ। अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या किया? तुम इतने दिनों से मुझसे छिप रही हो, यहाँ तक कि इतने दिनों बाद जब कल हम पार्टी में मिले तो भी तुम मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही ना मेघा। अभी मेघा कुछ बोलती उससे पहले ही ऋतिक एकदम से नीचे झुका और मेघा के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ विवेक के फ्लैट पर रूम में सो रही जिया की आंखें जब धीरे धीरे खुली तो वो खुद को अनजान जगह पर पाकर डर गई और डर के कारण उसकी आंखें नम हो गई। वो डरते हुए खुद से ही बोली, ये मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? ये बोलते हुए वो यहाँ वहाँ चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे बैक साइड के वॉल पर एक बड़ा सा फोटो दिखा, जो कि किसी और का नहीं, विवेक का था। विवेक उसमें शर्टलेस था, जिसमें उसके एब्स दिखाई दे रहे थे।
वो बड़े स्टाइल में अपने एक हाथ को बालों में डाले और दूसरे हाथ को ट्राउजर के पॉकेट में डाले खड़ा था। इसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। कुछ पल के लिए जिया की नजरें विवेक के फोटो पर ही ठहर गए थे। वो लगातार बस विवेक के फोटो को ही देख रही थी। उसी समय रूम का डोर ओपन हुआ और विवेक अपने हाथों में ट्रे लिए रूम के अंदर आया। जैसे ही वो देखता है कि जिया उसकी फोटो को देख रही है, तो उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गए। वही जिया का ध्यान बिल्कुल भी इस बात पर नहीं था कि विवेक अब तक रूम में आ चुका है। जिया अभी भी विवेक के फोटो को ही देख रही थी। तभी विवेक ने अपने हाथ में पकड़े ट्रे को एक साइड टेबल पर रखा और धीमी कदमों के साथ चलते हुए जिया के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर उसके कानों के पास झुककर अपनी धीमी आवाज में बोला, स्मार्ट है ना? जिया बेख्याली में बोल गई, बहुत। और मेरे एब्स भी बहुत अच्छे हैं ना? फिर से जिया इस बार भी बेख्याली में बोली, बिल्कुल परफेक्ट। जिया की बातें सुनकर विवेक को तो मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। इस वक्त उसके मन में हजारों लड्डू फूट रहे थे। वो एक बार फिर से जिया के कानों में धीमी आवाज में बोला, क्या ये तुम्हें पसंद है? जिया कुछ बोलने वाली थी कि एकदम से वो अपने सेंस में वापस आ गई और पीछे मुड़कर देखती है तो उसके बिल्कुल करीब विवेक था। इस वक्त दोनों के ही चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। दोनों ही एक दूसरे की सांसों को अपने अपने चेहरे पर फील कर रहे थे। विवेक की नजरें जिया के गुलाबी होठों पर ठहर गए, जिससे उसका गला सूखने लगा और उसके अंदर का डिजायर जगने लगा। उसका जी कर रहा था कि अभी वो जिया को अपने बाहों में दबोच ले और उसे जी भरकर किस करें और अपनी सारी हदें पार कर जाए। वहीं जिया बिल्कुल शांत थी, वो हिल भी नहीं रही थी। विवेक ने जब ये देखा कि जिया कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो उसे लगा कि जिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो धीरे धीरे जिया के होठों की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह जिया के होठों को अपने होठों से छूता, एकदम से जिया पीछे हो गई। फिर दूसरी साइड जाकर धीमी आवाज में बोली, मैं यहाँ कैसे आई? वहीं दूसरी तरफ अद्वैक और आकृति दोनों ही वॉशरूम से बाहर आए। अब तक कोहान उठकर बैठ चुका था। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंखों को मल रहा था। जैसे ही वह देखता है कि उसके मम्मा और डैडा दोनों ही एक साथ वॉशरूम से बाहर आ रहे हैं और उसकी मम्मा को उसके डैडा ने अपनी गोद में लिया है, तो वो अपनी आंखें छोटी कर अपने डैडा को घूरने लगा। ओहान इस तरह से अद्वैक को घूर रहा था जैसे मानो बोल रहा हो, डैडा, आपने मेरी मम्मा को गोद में क्यों उठाया है? ये मेरी मम्मा है, आपकी मम्मा नहीं। वहीं अद्वैक एक नजर ओहान की तरफ देखता है और फिर एक तिरछी स्माइल के साथ आकृति को उसी तरह गोद में लिए वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। वहीं आकृति तो जब देखी कि ओहान उठ चुका है, तो शर्म के कारण वो अद्वैक के सीने से लग गई, क्योंकि अभी वह ओहान के पास नहीं जा सकती थी। उसे अभी कपड़े चेंज करने थे, वो अभी सिर्फ बाथरोब में ही थी, इसलिए वह ओहान की तरफ दोबारा नहीं देखती। ओहान अपनी मम्मा को इस तरह से अपने डैडा के साथ जाते देखकर ओहान का मुंह बन गया। वो गुस्से से मुंह फुलाकर अपने दोनों हाथों को सीने पर बांध के बैठ गया। वहीं अद्वैक आकृति को चेंजिंग रूम में ले गया और उसे खड़ा किया तो आकृति अद्वैक के सीने पर मारते हुए बोली, देखा आपने क्या किया है? अब मुझसे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैंने आपसे कहा था ना कि मत करिए, और देखिए अब तो मेरा बच्चा भी उठ गया है। ये बोलते हुए जैसे ही आकृति ने 2 कदम आगे बढ़ाया, वो लड़खड़ा गई। तभी अद्वैक ने उसे उसके कमर से पकड़ लिया और बोला, संभाल कर। ये सुनकर वैसे ही आकृति ने उसे घूर कर देखा, तो अद्वैक के होठों पर स्माइल आ गए। वो उसके कानों में फुसफुसाकर बोला, मैं क्या करूं? आकृति, मैं जब जब तुम्हें देखता हूं, मैं पागल हो जाता हूं और फिर मैं अपने सारे कंट्रोल खो देता हूं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती तुम्हारी है।